हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। कल के वीडियो में हम पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस और इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज यूज कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने। देखिए, ध्यान देना है आपको इन फ्रंट ऑफ के ऊपर। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने। तो आप देखिए, देयर इज अ ट्री, देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने एक पेड़ है। तो यहां के सामने के अर्थ में इन फ्रंट ऑफ का यूज किया गया है। ठीक है ना, मेरे घर के सामने एक पेड़ है तो हो गया ना इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का यूज अपने इसी तरीके से करते हैं, जैसे हरी का घर मेरे घर के सामने है तो कैसे बोलेंगे, हरीज हाउस इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। हरी का घर मेरे घर के सामने है तो ये इन फ्रंट ऑफ माई हाउस हो गया। तो इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने। तो इस तरीके से इन फ्रंट ऑफ, देयर आर सम ट्रीज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस है, गार्डन भी बात कर सकते हैं। देयर इज अ रोड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के सामने बिल्कुल रोड है। तो के सामने के अर्थ में अपने इन फ्रंट ऑफ का अर्थ यूज करते हैं। बट कई बार देखिए ओपोजिट वर्ड का भी यूज किया जाता है, तो ध्यान देना है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओपोजिट शब्द का यूज कैसे कहां करते हैं। ओपोजिट का अर्थ होता है आमने सामने। ऑपोजिट का अर्थ होता है आमने सामने। तो देयर इज अ थिएटर ऑपोजिट माई हाउस, ऐसे बोलते हैं ना, देयर इज अ थिएटर ऑपोजिट माई हाउस, ऑपोजिट माई हाउस, मेरे घर के सामने एक थिएटर है। तो ये जो ऑपोजिट वर्ड है ना, के सामने नहीं है, मेरा घर और थिएटर दोनों आमने सामने हैं। ठीक है ना, मेरा घर और थिएटर दोनों आमने सामने है। ऐसे कैसे, देयर इज अ स्कूल इन फ्रंट ऑफ दी, सॉरी इन फ्रंट ऑफ नहीं, देयर इज अ स्कूल ऑपोजिट दी गार्डन। गार्डन के बिल्कुल ऑपोजिट में एक स्कूल है, मतलब गार्डन और स्कूल दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। तो ध्यान देना है, आमने सामने के अर्थ में अपने ऑपोजिट का यूज करेंगे। तो यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन फ्रंट ऑफ और ऑपोजिट दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब अपने यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ के बाद हम ऑपोजिट यूज किया, ऑपोजिट के बाद हम यूज करते हैं बिहाइंड का। बिहाइंड, अब कई बच्चे क्या करते हैं, बिहाइंड और आफ्टर दोनों में भेद नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान देना है, बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे, यानी पीछे की स्थिति बताने के लिए बिहाइंड का यूज किया जाता है। लेकिन आफ्टर का अर्थ होता है के बाद, समय के अर्थ में उसका यूज किया जाता है। तो इसलिए इसमें बिल्कुल बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा है। जैसे कहें स्कूल के पीछे एक ब्यूटीफुल गार्डन है तो कहेंगे देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन बिहाइंड द स्कूल। स्कूल के पीछे एक ब्यूटीफुल गार्डन है, तो यहाँ गार्डन की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल स्कूल के पीछे है, तो बिहाइंड द स्कूल बोल दिया। ठीक है ना। ऐसे ही आप ये कह सकते हैं सूर्य जो है वो बादलों के पीछे है तो कहेंगे क्या कहेंगे, द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। सन जो है वो बादलों के पीछे है तो बिहाइंड द क्लाउड्स। समझ में आ रही है ना बात। तो बिहाइंड द क्लाउड्स अपने इस तरीके से यूज कर सकते हैं। या दीवार के पीछे कोई छिपा हुआ है तो कैसे बोलेंगे, देयर इज समवन हाइडिंग बिहाइंड द वॉल। बिहाइंड द वॉल, बिहाइंड द वॉल का मतलब दीवार के पीछे कोई ना कोई छिपा हुआ है। तो यहाँ उस व्यक्ति की सिचुएशन के बारे में, स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये यूज हुआ अपने बिहाइंड का। तो इस तरीके से अपने बिहाइंड का यूज करते हैं। अब बात करते हैं बिहाइंड के बाद डाउन की यूज करते हैं। देखिए,
हमने ये जो बिहाइंड वर्ड है उसका यूज किया। अब डाउन का यूज करते हैं। वैसे हो सकता है हमने इसको मोशन में भी ले लिया होगा। डाउन, डाउन माने भी, डाउन मीन्स भी नीचे होता है और अंडर मीन्स भी नीचे होता है। अंडर के बारे में पढ़ चुके हैं। अंडर जो होता है वो बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है ना। ये यहाँ टच नहीं करता, इस सरफेस के ऊपर टच करता है तो वो नीचे होता है, वो अंडर कहलाता है। और अंडर के बाद हमने डाउन की जब बात करें, डाउन का मतलब नीचे आने के अर्थ में इसका यूज होता है। ध्यान देना है, नीचे आने के अर्थ में इसका यूज होता है, यानी उसमें कोई ना कोई जो हायर लेवल होता है उससे कोई व्यक्ति लोअर लेवल पर आता है या कोई वस्तु लोअर लेवल की तरफ आती है तो अपने कहते हैं डाउन। तो ये मोशन वाला भी है, तो ध्यान दीजिए। द मंकी जंप्ड डाउन द ट्री, द मंकी जंप्ड डाउन द ट्री, यानी मंकी ने पेड़ से नीचे छलांग लगाई। इसका मतलब मंकी पहले ऊपर था, अब क्या हुआ, नीचे आया तो डाउन लगा दिया। जैसे द अदर फ्रेंड क्लाइम्ड डाउन द हाउस, यानी घर से नीचे उतरा, पहले घर के ऊपर चढ़ा हुआ था। क्लाइम डाउन की बात हो रही है, इसका मतलब वो नीचे उतर रहा है, तो गेट डाउन भी बोलते हैं ना, हैं। जैसे पैसेंजर्स गॉट डाउन, सॉरी पैसेंजर्स की स्पेलिंग रॉन्ग है ये, आप नोट कीजिए। पैसेंजर्स गॉट डाउन दी ट्रेन, यानी पैसेंजर जो है वो ट्रेन से नीचे उतरे। गॉट डाउन दी ट्रेन, यहाँ डाउन का यूज किया जा रहा है, यानी ट्रेन से नीचे उतरे। तो यहाँ इस तरीके से अपने एज ए फ्रेजल वर्ब भी इसका यूज जो प्रीपोजिशन का डाउन का वहां यूज करते हैं जहां कोई स्थिति ऊपर से नीचे की तरफ, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जा रही हो तो अपने डाउन का यूज करते हैं। इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है, एक प्रीपोजिशन और है जिसको अपने कहते हैं बिलो। बिलो जो है उसका अर्थ भी नीचे ही होता है, बट आपको ध्यान रखना है बिलो का मतलब क्या होता है, से नीचे। डोंट राइट बिलो दिस लाइन, कहते हैं ना, डोंट राइट बिलो दिस लाइन, मतलब इस लाइन से नीचे मत लिखो। तो बिलो का मतलब से नीचे हुआ, ये ध्यान रखना। बिलो मीन्स हुआ से नीचे, इस लाइन से नीचे मत लिखो, लाइन ऊपर है उसके नीचे मत लिखो। ऐसे ही द सन वेंट बिलो द होरिजन, ऐसे बोलते हैं ना, द सन वेंट बिलो दी हॉरिजन, मतलब सूर्य जो हॉरिजन से नीचे चला गया। हॉरिजन ऊपर था, सन नीचे जा रहा है, मतलब हॉरिजन की कंपैरिजन हो रही है। जैसे अपने बोलते हैं ना, अबोव का बिल्कुल उल्टा बिलो है, अप का बिल्कुल उल्टा डाउन है। ध्यान रखना है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। ओन का बिल्कुल उल्टा अंडर है। ओन मीन्स ऊपर आता है, ऊपर वाली सरफेस पर टच करता है, अंडर नीचे वाली सरफेस टच करता है। इसी तरीके से मैंने बताया बिलो का उल्टा जो है अबव है। अबव माने से ऊपर होता है, तो बिलो मीन्स से नीचे होता है। यहाँ इस तरीके से याद रखो तो आपको याद हो जाएगा, है। इसी तरीके से अप ऊपर जाने की स्थिति में अप होता है और नीचे आने की स्थिति में डाउन होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अप का उल्टा डाउन होता है। ओवर का मतलब क्या होता है, कोई चीज को पूरा ढक लेना, वो ओवर कहलाता है, ठीक है ना। उसका बिल्कुल उल्टा होता है बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है नीचे बिल्कुल छुपा हुआ होता है, उसको बीनीथ कहते हैं। तो बीनीथ का मतलब यही होता है। अगर आप जैसे कहते हैं देयर इज ए, मैं यहीं पर बता देता हूं आपको बीनीथ का यूज, जब बात आ ही गई तो बीनीथ का यूज बता देते हैं। बीनीथ, ये बीनीथ का यूज कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, देखिए, देयर इज अ स्नेक बीनीथ दी कारपेट, कारपेट के नीचे स्नेक है। तो यहाँ इसका मतलब स्नेक जो है उसको कारपेट ने पूरा ढक रखा है, इसलिए यहाँ बीनीथ दी कारपेट बोला है, बीनीथ दी कारपेट बोला ना, है। तो इस तरीके से अपने बीनीथ का मतलब वो दिख नहीं रहा है, उसके नीचे छिपा हुआ है, तो यहाँ बीनीथ का यूज किया तो वो ओवर का बिल्कुल उल्टा बीनीथ हो गया। तो इस तरीके से आप
ओवर में बीनीथ, ओवर बीनीथ, अप डाउन, बिलो, अबव, ऑन, अंडर, इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि आपकी कोई गलती नहीं हो। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं बिसाइड की। बिसाइड का मतलब क्या होता है? बिसाइड का मतलब के बगल में होता है। देखो बिसाइड, बाय द साइड ऑफ, इसका अर्थ होता है बाय द साइड ऑफ। अगर इसका मीनिंग करें तो ये होता है बाय द साइड ऑफ। कोई आदमी किसी के बिल्कुल बगल में बैठा है तो अपने कहते हैं बिसाइड, ठीक है ना। बाई का मतलब तो नजदीक होता है, पास में बैठने को होता है। जरूरी नहीं कि वो मतलब उसके बिल्कुल बगल में ही बैठा हो तो इसकी साइड में बैठा हो, ये जरूरी नहीं है। उसके पास में होता बाई, कह सकते हैं जैसे द ट्रेन पास्ड बाय द स्कूल, ट्रेन जो है स्कूल के पास में से गुजरी। इसका मतलब क्या हुआ? स्कूल के पास में से गुजरी, जरूरी नहीं उसकी साइड में से गुजरी, आगे से भी गुजर सकती है, पीछे से भी गुजर सकती है। तो वहां बाई और बिसाइड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ बिसाइड की यूज कर रहे हैं अपने, हैं? तो बिसाइड का ही लिव्स बिसाइड द रिवर, ही लिव्स बिसाइड द रिवर, बिसाइड द रिवर, वो नदी के पास रहता है, यानी नदी के बगल में रहता है वो, यानी नदी है उसके बगल में वो रहता है, तो अपने बिसाइड द रिवर बोल दिया, ठीक है ना। he lives beside the river, yeah, the child is sitting beside his mother, the child is sitting beside his mother, बच्चा जो है अपनी माँ के बगल में बैठा हुआ है। तो यहाँ बिसाइड का यूज हमने कर दिया। तो इस तरीके से अपने बिसाइड का यूज करते, तो बाई और बिसाइड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है ना। तो बिलो का यूज हो गया, बिसाइड का यूज हो गया, इन फ्रंट यूज हो गया, ऑफ हो गया। अब एक प्रीपोजिशन इसके अंदर बचा है, वो है अपना बिफोर। क्योंकि हमने आफ्टर पढ़ लिया था, बिफोर नहीं पढ़ा है, तो अपने बिफोर भी पढ़ लेते हैं। बिफोर का अर्थ होता है से पहले। देखिए क्षितिज, बिफोर का अर्थ होता है से पहले, यानी बिफोर का अर्थ से पहले तो होता है कब? जब समय के अर्थ में बताते हैं तब होता है से पहले। लेकिन कई बार क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ के अर्थ में भी बिफोर का यूज करते हैं। मतलब बिफोर को अगर आप माने तो ये हो सकता है इन फ्रंट ऑफ, के सामने के अर्थ में भी इसका यूज किया जा सकता है। जैसे कहते हैं देयर वॉज अ ट्री बिफोर मी, यानी मेरे सामने एक पेड़ था, मेरे सामने एक पेड़ था, बिफोर मी। तो मेरे सामने एक पेड़ था, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे सामने बोलना है तो उसको इन फ्रंट ऑफ मी भी कहते हैं और बिफोर मी भी कहते हैं। जैसे द थीफ वॉज ब्रॉट बिफोर द जज, ऐसे बोलते हैं ना, द थीफ वॉज ब्रॉट बिफोर द जज, यानी थीफ को जज के सामने लाया गया। तो ये जो बिफोर है इसका अर्थ है के सामने। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये बिफोर का यूज अपने कैसे करते हैं। तो ये थे हमारे प्रीपोजिशंस ऑफ स्पेस। तो अब ये प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस के बाद हम आगे बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड की बात करते हैं। तो मेंटल एटीट्यूड की बात जब हम करते हैं तो भावात्मक होते हैं, विचारात्मक होते हैं। वो ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो दो वस्तुओं और व्यक्ति के बीच में भाव बताते हैं, उनके बीच में विचार बताते हैं, उनके बीच में मानसिक संबंध को बताते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे प्रीपोजिशंस को अपने क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है ना। प्रीपोजिशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड की बात करते हैं। तो ये देखिए ये कौन से होते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड की जो बात करें उसको, मेंटल एटीट्यूड की जो बात करें वो प्रीपोजिशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड कहलाता है जी। मोहन इज इन कंफ्यूजन, जैसे बोले मोहन इज इन कंफ्यूजन। आप देखिए यहां पर मोहन की मानसिक स्थिति को बता रहा है इन। हालांकि हम पढ़ चुके हैं कि इन जो है
वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी है, प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस भी है। लेकिन यहां पर देखिए इन ना तो टाइम बता रहा है और ना ही स्पेस बता रहा है। ये क्या बता रहा है? इन बता रहा है कि मोहन की मानसिक स्थिति जो है वो कंफ्यूजन में है, उसकी मेंटल सिचुएशन को बता रहा है, यानी कि वो कंफ्यूजन में है। ठीक है ना। प्रीपोजिशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड की बात करते हैं तो इसमें क्या बता सकते हैं? रीजन बता सकते हैं, यानी इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती है मैं आपको बताऊं तो इसमें आ सकती है रीजन, तर्क बताना। ठीक है ना। इसमें एंगर भी बताया जा सकता है और इसमें डिप्रेशन भी बताई जा सकती है। डिप्रेशन मतलब अवसाद होता है। हैप्पीनेस भी बताई जा सकती है, प्रसन्नता को बताया जा सकता है, सरप्राइज को बताया जा सकता है। ठीक है ना। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके अंदर ये जो काम आते हैं। जैसे अपने कहें एक्साइटमेंट की बात करते हैं, एक्साइटमेंट की बात करते हैं तो ये भी इससे हो सकता है, एक्साइटमेंट भी बता सकते हैं। इसके अलावा और क्या बता सकते हैं? देखिए एग्रीमेंट को बता सकते हैं। ये एग्रीमेंट की बात करते हैं तो एग्रीमेंट को भी ऐसे प्रीपोजिशन बता सकते हैं। और डिसएग्रीमेंट को भी बता सकते हैं। डिसएग्रीमेंट का मतलब असहमति को बता सकते हैं, तो असहमति बता दे सकते हैं। या यूं कहें ईगरनेस को बता सकते हैं, ईगरनेस उत्सुकता जो होती है उसको बता सकते हैं। और इसके अलावा वो फियर को बता सकते हैं, डर कोई चीज होती है उसको बता सकते हैं। और अगर हम बात करें तो ये टॉलरेंस को भी बता सकते हैं। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सहनशीलता। टॉलरेंस, टॉलरेंस को बता सकते हैं। सॉरी, इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है टॉलरेंस की, तो टॉलरेंस को बता सकते हैं, ये सहनशीलता को बता सकते हैं। इसके अलावा ये क्या बता सकते हैं? दृढ़ता जो होता है जिसको अपने बोलते हैं डिटर्मिनेशन बोलते हैं, डिटर्मिनेशन को बता सकते हैं, डिटर्मिनेशन को बता सकते हैं, दृढ़ता को बता सकते हैं। और जेलसी को भी बता सकते हैं, जेलसी ईर्ष्या जिसको एनवी भी कहते हैं, उसको बता सकते हैं। तो ये मतलब ये जो चीजें हैं, पजलमेंट जो होती है, झुंझलाहटपन जो होता है उसको भी बता सकता है ये। तो ये सब क्या है? ये सब थैंकफुलनेस जो होती है, कृतज्ञता जिसको बोलते हैं, थैंकफुलनेस की बात करते हैं, थैंकफुलनेस इसको भी बताया जा सकता है। तो ये ऐसे प्रीपोजिशन है जो इन सब को बताते हैं, रीजन को, एक्साइटमेंट को, टॉलरेंस को, एंगर को, एग्रीमेंट को, डिटर्मिनेशन को, डिप्रेशन को, डिसएग्रीमेंट को, जेलसी को। तो इसको आपको पूरा ध्यान में रखना है कि ये ना तो स्थान बताते हैं ना ये समय बताते हैं। ये क्या बताते हैं? किसी का मेंटल एटीट्यूड बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपने यूज करते हैं अबाउट का। ठीक है ना। यूज ऑफ अबाउट, देखिए अबाउट का यूज करते हैं तो देखिए किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि के बारे में, तो इसका अर्थ होता है के बारे में। ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है? के बारे में। अबाउट का अर्थ अपने पहले पढ़ चुके हैं, आसपास भी होता है, इधर उधर भी होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब देखिए इसका अर्थ के बारे में है। आई डोंट नो अबाउट। अब देखिए आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, एनीथिंग अबाउट हिम मतलब उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो अबाउट हिम का मतलब उसके बारे में। तो यहाँ के बारे के अर्थ में क्या हुआ? अबाउट का यूज हो गया। ठीक है ना। वी आर वरीड अबाउट द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जैसे कहते हैं वी आर वरीड अबाउट द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अर्थ के राइजिंग टेम्परेचर के बारे में, यानी बढ़ते हुए तापमान के बारे में हम चिंतित है। तो यहां भी क्या हुआ? के बारे में। तो अबाउट का अर्थ हुआ के बारे में हुआ। जैसे कहें माई फ्रेंड इज एंग्जियस अबाउट हिज सन, जैसे कहें माई फ्रेंड इज एंग्जियस अबाउट हिज सन, मेरा फ्रेंड जो है अपने बेटे के बारे में चिंतित है। एंग्जियस का मतलब होता है चिंतित।
तो बेटे के बारे में चिंतित है, तो एंग्जियस हो गया ना, तो एंग्जियस अबाउट हिज सन। ऐसे कलेक्टर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द कलेक्टर वॉज डिस्टर्ब्ड अबाउट द र्यूमर, disturbed about the rumor. The collector was disturbed about the rumor, यानी र्यूमर के बारे में कलेक्टर जो था वो परेशान था, र्यूमर को लेकर के परेशान था। तो यहाँ अबाउट का यूज हो गया ना, र्यूमर मतलब अफवाह, अफवाह को लेकर के कलेक्टर परेशान था। तो ये कारण या कारण बन जाने को भी अंग्रेजी में अबाउट कहते हैं। किसी चीज का कारण बन जाना तो उसमें भी अबाउट लगाते हैं, जैसे व्हाट ब्रॉट अबाउट हिज रेजिग्नेशन, व्हाट ब्रॉट अबाउट हिज रेजिग्नेशन, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब किस चीज ने, किसके कारण उसने रेजिग्नेशन दिया, इस्तीफा दिया, किसके कारण है, किस कारण से। व्हाट ब्रॉट अबाउट हिज रेजिग्नेशन का मतलब हुआ कि उसका रेजिग्नेशन क्यों हुआ, यानी किस कारण से उसने इस्तीफा दिया। तो के कारण के अर्थ में व्हाट ब्रॉट अबाउट, ब्रिंग अबाउट, ब्रॉट अबाउट, ये जो होता है यहाँ ब्राउट अबाउट का यूज किया हमने, तो यहाँ के कारण के अर्थ में हो गया और वहां के बारे के रूप में अर्थ हो गया। तो ब्रिंग के साथ अबाउट होता है, तो व्हाट ब्रॉट अबाउट हिज रेजिग्नेशन, किस कारण से आपने इस्तीफा दिया, या व्हाट ब्रॉट अबाउट योर एंगर, यानी आप किस कारण से नाराज हुए। तो इस तरीके से अपने क्या है अबाउट का यूज करते हैं। ओके, तो ये होता है अबाउट, ठीक है ना, इसको कहते हैं अपने अबाउट। तो अभी हमने पढ़ा, किसको पढ़ा, हमने पढ़ा अबाउट को। अब हम पढ़ रहे हैं इन का जो यूज हम कर रहे थे। इन का यूज हम क्या कर रहे थे, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी यूज कर रहे थे इनका, और प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस में भी इनका यूज कर रहे थे। लेकिन अब देखिए इनका यूज कैसे करते हैं, इनका यूज देखिए कैसे करते हैं। ए वर्कमैन इज एब्सर्व्ड इन हिज वर्क, ए वर्कमैन इज एब्सर्व्ड इन हिज वर्क, यानी एब्सर्व इन, एब्सर्व के साथ इन लगा रहे हैं, यानी एब्सर्व इन का मतलब काम में मग्न है, किसी चीज में मग्न हो जाना, यानी वर्कमैन की मेंटल सिचुएशन क्या है, वो काम में मग्न है, तो एब्सर्व के साथ इन लग गया है। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ निश्चित प्रीपोजिशन आता है, डेफिनेट प्रीपोजिशन आता है, जैसे ही assists me in my difficulties, वो मेरी परेशानियों में मेरी मदद करता है। तो असिस्ट के साथ देखिए, असिस्ट के साथ हम इन लगा रहे हैं, मदद करना, सहयोग करने को असिस्ट कहते हैं, असिस्ट के साथ यहाँ पर इन लग रहा है, ठीक है ना। तो ये मेंटल एटीट्यूड को बताता है। ही हैज फेथ इन गॉड, ही हैज फेथ इन गॉड, उसका भगवान में विश्वास है, तो फेथ के साथ इन लग रहा है, ठीक है ना, उसका भगवान में विश्वास है, ये इसकी मेंटल सिचुएशन है, उसकी मानसिक स्थिति है, मेंटल एटीट्यूड है। एवरीबॉडी लाइक्स टू लिव इन पीस, ऐसे कहते हैं ना, एवरीबॉडी लाइक्स टू लिव इन पीस, लिव इन पीस, हर आदमी शांति में रहना पसंद करता है। लिव इन लगा दे ना, तो लिव के साथ में भी क्या हुआ, इन का यूज किया जाता है। इसको भी आपको अंडरलाइन करना है। ही इज इन डेंजर, ही इज इन डेंजर, अब डेंजर कोई प्लेस थोड़ी है, लेकिन फिर भी इन लगा रहे हैं, वह खतरे में है। बी इन में होना को इसको अर्थ कहते हैं, ही इज इन डेंजर, वह खतरे में है। तो इस तरीके से देयर मैरिज एंडेड इन डिवोर्स, देखिए देयर मैरिज एंडेड इन डिवोर्स, उनकी मैरिज जो है एंडेड इन का मतलब खत्म हो गई, तलाक से खत्म हो गई उनकी मैरिज का। लास्ट में क्या हुआ, तलाक हुआ। पहले क्या हुआ, शादी हुई, उसके बाद क्या हुआ, इसका तलाक हो गया। तो यहाँ पर डाइवोर्स होता है, DI होगा, सॉरी, एंडेड इन डाइवोर्स,
तो इस तरीके से डाइवोर्स की बात कर देते हैं आपने। उसके बाद इन की बात करी तो इन डिवोर्स का मतलब यहाँ भी क्या है, एक मेंटल एटीट्यूड की बात कर। बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ, बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ पंडित नेहरू। अब ये पंडित नेहरू की बात होती है, इन मेमोरी ऑफ, सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ। तो ये देखो कई बार कुछ फ्रेजेस ऐसी होती है जिनके साथ इन लगता ही लगता है। तो इस तरीके से भी आप, जैसे बिलीव के साथ इन लगता है बिलीविंग, असिस्टेंस इन, फेथ इन, लिव इन। तो इस तरीके से आपको प्रीपोजिशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड को भी अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि जो सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है ना। और मैं ये नहीं कहता कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैं कहता हूँ कि +1 और +2 के एग्जाम में भी अगर आप देखेंगे तो सिंपल प्रीपोजिशन वहाँ नहीं पूछे जा सकते हैं। वहाँ पर भी मेंटल एटीट्यूड वाले या यूँ कहें डेफिनेट वर्ड वाले प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं। जो ऐसे प्रीपोजिशन जिसके साथ मतलब डेफिनेट होता है प्रीपोजिशन, इनकी अगर हम बात करें। अब हम बात कर लेते हैं फॉर की। ये फॉर जो होता है, हमने फॉर के बारे में पढ़ा, पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर लगाते हैं, पता ना आपको। और फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम से पहले लगाते हैं। और फॉर का अर्थ के लिए भी होता है, और के लिए के अर्थ में भी फॉर का यूज करते हैं। के लिए के अर्थ में कैसे, जैसे कहें ही इज डूइंग इट ऑल फॉर हिज सन, ही इज डूइंग इट ऑल फॉर हिज सन, वो सब अपने बेटे के लिए कर रहा है। तो यहाँ फॉर का प्रयोग किया गया के लिए के अर्थ में, फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए कर रहा है। He has bought a book for me. He has brought a book for me. वो मेरे लिए किताब लेके गया। For me का मतलब मेरे लिए। तो यहाँ मेरे लिए को क्या कहेंगे, for me। तुम्हारे लिए को क्या कहेंगे, for you। हमारे लिए को क्या कहेंगे, for us। और उनके लिए for them। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है कि for का यूज कहाँ का, he is working for his living। He is working for his living मतलब वो अपनी आजीविका के लिए काम कर रहा है, आजीविका के लिए। तो यहाँ for का प्रयोग हुआ के लिए के अर्थ में, ठीक है ना। ये तो इसका for का पहला यूज हुआ कि for का मीनिंग क्या होता है, के लिए। अब दूसरी बात अपने करें तो किसी का वास्ता देने के लिए, किसी की कसम खाने के लिए, यानी इसके वास्ते किसी का वास्ता देने, प्लीज डू नॉट टीज, प्लीज डोंट टीज। टीज मतलब होता है छेड़ना, टीज फॉर गॉड्स सेक, भगवान के वास्ते छेड़ो मत, यानी टीज फॉर गॉड्स सेक के वास्ते, यानी किसी का वास्ता देना, यानी फॉर लगाते हैं, वास्ता देते हैं ना किसी के लिए। फॉर माई सेक, मेरे वास्ते, जी नहीं, मेरा वास्ता, प्लीज हेल्प मी फॉर माई सेक, प्लीज हेल्प मी फॉर माई सेक मतलब मेरे वास्ते, यानी मेरे वास्ते आप क्या करें, सहायता करें। फॉर माई सेक, यहाँ फॉर का यूज किया हुआ, फॉर गॉड्स सेक, फॉर माई सेक, फॉर हेवंस सेक, फॉर गुडनेस सेक, ऐसे अपने मतलब इसका यूज कर सकते हैं फॉर का वास्ता देने के लिए। फॉर का मतलब होता है जैसे अपने कोई साइन करते हैं, हम फुल इंचार्ज नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी जगह सीट संभाल रहे हैं तो हम फॉर लगा करके साइन करते हैं। इसका मतलब कहता है कि पक्ष में, के पक्ष में के अर्थ में भी फॉर होता है। ही इज ऑलवेज रेडी टू वर्क फॉर मी, जैसे कहते हैं ही इज ऑलवेज रेडी टू वर्क फॉर मी, वो हमेशा मेरे पक्ष में काम करने के लिए तैयार है। वर्क फॉर मी, किसी के पक्ष में काम करने को वर्क फॉर मी कहते हैं। तो के पक्ष में के अर्थ में भी फॉर का यूज हो गया। आई ऑलवेज वर्क फॉर द गुड ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, है आई ऑलवेज वर्क फॉर द गुड ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं हमेशा मेरी ऑर्गेनाइजेशन के गुड के लिए काम करता हूँ, भले के लिए काम करता हूँ, तो भले के पक्ष में काम करता हूँ कि उसका भला ही हो। तो ऐसे भी ही हैज ए टेस्ट फॉर आर्ट, जैसे कहें ही हैज ए टेस्ट फॉर आर्ट, यानी आर्ट के पक्ष में उसकी रुचि है। टेस्ट, रुचि की बात कर रहे हैं, तो आर्ट के पक्ष में, कला के पक्ष में उसकी रुचि है। तो
इसलिए यहाँ टेस्ट 4 का यूज हो गया। तो अपने क्या करते हैं, 4 का यूज इस तरीके से करते हैं कि उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स जो है वो निकलते हैं। ठीक है ना। अब हम एक प्रीपोजिशन और कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं बाय। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं बाय। अब अपने बाय का यूज हम पढ़ चुके हैं। बाय जो है आपने पढ़ा, फ्यूचर टेंस के अंदर टाइम से पहले तक के लिए किया जाता है। बाय पास में के अर्थ में भी किया जाता है, यात्रा के साधनों से पहले भी किया जाता है। बट अब देखिए, अभिकर्ता, साधन, माध्यम, ढंग या दर बताने के लिए, देखिए पहले 12th, जैसे एक बुक है, एक बुक का नाम है 12th नाइट। ये शेक्सपियर की लिखी हुई 12th नाइट। 12th नाइट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, यानी 12th नाइट बुक जो थी वो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। यानी इसका मतलब क्या, शेक्सपियर ने इसको लिखा। तो इसका मतलब बाय का मतलब से होता है। रावण वॉज किल्ड बाय राम, रावणा वॉज किल्ड बाय रामा, यानी भगवान राम के द्वारा रावण को मारा गया। तो के द्वारा, यानी के द्वारा के अर्थ में भी क्या होता है, बाय का अर्थ यूज किया जाता है। ऐसे ही एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलोग्राम, एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलोग्राम। किलोग्राम यानी एप्पल जो है किलोग्राम के हिसाब से, की दर से बेचे जा रहे हैं। तो की दर से के अर्थ में भी बाय बोलते हैं, के हिसाब से या की दर से, यानी रेट बताने के लिए अपने बाय का यूज कर देते हैं। ठीक है ना। आई शैल गो टू अजमेर बाय बस, आपको बताया था। आई शैल गो टू अजमेर बाय बस, मतलब बस से जाऊंगा। ऐसे यात्रा के साधन जिसके अंदर बैठ करके यात्रा करें, उससे पहले अपने क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। ध्यान देना है, अंदर बैठ के बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय जीप, बाय एन एरोप्लेन, बाय हो गया ना। लेकिन ओन कब लगाते हैं, ओन जब ऊपर बैठ के, ऑन हॉर्स, ऑन बाइसिकल, घोड़े के ऊपर, ऑन बाइसिकल साइकिल के ऊपर, ऑन फुट पैदल। हम अंदर तो नहीं है किसी के लिए, से ऑन फुट बोलते हैं। ठीक है ना। तो वहां ऑन लगाते हैं और यहाँ पर बाय लगाते हैं। तो यात्रा के साधनों से पहले जिनके अंदर बैठ करके यात्रा करें, तो वहां बाय का यूज किया जाता है। तो के द्वारा के अर्थ में बाय का यूज हो गया। अब दूसरा यूज देखिए, स्वयं के लिए या अन्य के लिए। He is living by himself. He is living by himself. वो खुद के लिए रह रहा है, खुद के लिए जी रहा है। बाय हिमसेल्फ अकेला रहता है, ये भी हो सकता है। बाय हिमसेल्फ का मतलब अकेला भी होता है? वह अकेला रहता है यानी खुद के लिए रहता है। यानी ये कहें खुद के लिए, he has to stand by somebody. He has to stand by somebody, मतलब वो किसी के लिए, stand by somebody, किसी के लिए रुका हुआ है या खड़ा हुआ है। He has to, उसे he has to stand मतलब खड़े होना पड़ता है। बाय somebody किसी के लिए उसे खड़ा होना पड़ता है। तो बाय somebody यहाँ के लिए के अर्थ में आ रहा है। देखो बाय somebody किसी के लिए उसे खड़ा होना पड़ता है। He makes his living by teaching, जैसे कहें he makes his living by teaching, वो टीचिंग से अपनी आजीविका, मतलब बाय टीचिंग पढ़ा करके वो अपनी टीचिंग जो है वो आजीविका कमाता है। तो मेक्स यहाँ बाय का अर्थ हो गया। स्वयं के लिए या अन्य के लिए भी क्या होता है, बाय समबडी किसी के लिए, बाय हिमसेल्फ खुद, और बाय टीचिंग यहाँ के से का अर्थ ही होता है। बाय टीचिंग मतलब टीचिंग करके वो ऐसा करता है। तो इस तरीके से बाय का यूज करते हैं। और बाय का यूज देखिए, दृढ़ता से नियम पालन करने के लिए भी बाय का यूज करते हैं। नियम पालन करने के लिए वी शुड अबाइड बाय द लॉज ऑफ द लैंड, we should abide by the laws of the land. हमें जमीन पर बने हुए कानून जो उसको प्रति अबाइड बाय का अर्थ होता है निभाना चाहिए, यानी उनका पालन करना चाहिए। अबाइड बाय, प्लेयर्स शुड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम है, अबाइड के साथ लगते हैं। जैसे कहते हैं प्लेयर्स
should abide by the rules of game। abide by का अर्थ होता है पालन करना, प्लेयर्स को गेम के रूल पालन करना चाहिए, तो abide के साथ अपने by लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना है abide by। अच्छा कुछ फ्रेजेस होती हैं जिसमें by लगता ही लगता है, कैसे, ऐसी कौन सी फ्रेजेस है? ही जैसे कहें he has learned his lesson by heart, यानी उसने अपना लेसन पूरी तरह पक्का याद कर लिया है। बाय हार्ट का मतलब दिल से, मन लगा करके याद कर लिया है, तो बाय हार्ट, तो हार्ट से पहले अपने क्या लगाते हैं? बाय हार्ट। ऐसे ही बाय चांस यूज करते हैं, ही गॉट द प्राइज बाय चांस, अकस्मात, ही गॉट द प्राइज बाय चांस, उसे प्राइज कैसे मिला? बाय चांस मिल गया। तो ये भी याद रखना है कि बाय चांस कोई चीज मिल जाए, अकस्मात मिल जाए, तो ये हुआ कुछ बाय के यूज। इसी विषय पर अपने अगले लेसन के अंदर कुछ वीडियोस और बनेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने अन्य साथियों के लिए भी, अदर जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा सभी को मिल सके। थैंक यू वेरी मच।